हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या कमज़ोर इंग्लिश वोकेबलरी बन रही है वजह आपके भी इंग्लिश में कम नंबर आने की? तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आलोक भारद्वाज आपका अपना इंग्लिश लैंग्वेज टीचर लेकर आया हूँ आपके लिए कंप्लीट फ्री इंग्लिश वोकेबलरी बैच, जिसमें हम एग्ज़ाम्स में आने वाली कंप्लीट वोकेबलरी को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हर एक वर्ड के हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप अगले लेक्चर को देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अच्छे से उसको रिवाइज कर लें और साथ के साथ सारी वोकेबलरी लर्न करते चलें। आपको वोकेबलरी में इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वोकेबलरी। आज इंट्रोडक्शन क्लास होगी वोकेबलरी की। तो वोकेबलरी के बारे में हम जानेंगे किस किस तरह की वोकेबलरी होती हैं, क्या क्या यूज़ होते हैं वोकेबलरी को, किस किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या उसके यूजेस हो सकते हैं। ये सब जानकारी हम आज लेंगे। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आप कोई भी वोकेबलरी किस भी तरह की पढ़ेंगे कि हम एग्जैक्टली पढ़ क्या रहे हैं और इसका मतलब क्या है, और क्या ये इम्पोर्टेंस रखता है लैंग्वेज में अपनी, हम वो पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो बेटा, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? एक। और किसी भी लैंग्वेज में क्या होते हैं भाई? किसी भी लैंग्वेज में होते हैं वर्ड्स। क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं बेटा। और जब हम बहुत सारे वर्ड्स को एक जगह लिखते हैं तो हम उनको दो वर्ड से रेफर करते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं? एक वर्ड होता है डिक्शनरी, और एक होता है बेटा वोकेबलरी। एक होता है डिक्शनरी, एक होता है वोकेबलरी। क्या डिफरेंस होता है इसमें? क्या डिक्शनरी इज इक्वल टू वोकेबलरी? क्या हम डिक्शनरी को वोकेबलरी कह सकते हैं या वोकेबलरी को डिक्शनरी कह सकते हैं? इन दोनों वर्ड्स में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है? तो बेटा, जो डिक्शनरी होती है, जो किसी भी लैंग्वेज के अगर सारे वर्ड्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एक बुक में लिख दिए जाएं तो उस बुक को हम डिक्शनरी कहते हैं। ऑल द वर्ड्स अरेंज्ड इन डिक्शनरी किसको कहेंगे हम? जहाँ किसी भी लैंग्वेज के सारे वर्ड्स को अरेंज किया गया हो, किसमें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले। हम रीजनिंग में सोल्व करते हैं, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं। इसी तरह से आपने डिक्शनरी में देखा होगा कि सारे वर्ड्स किस ऑर्डर में होते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। और किसी भी लैंग्वेज के सभी वर्ड लगभग उसमें होते हैं। ठीक है ना? वो डिक्शनरी टू डिक्शनरी डिपेंड करता है, छोटी डिक्शनरी है बड़ी। लेकिन डिक्शनरी का जो मूल अर्थ है, मूल वर्ड है, मूल यूजेज है, वो यही होता है कि भाई डिक्शनरी हम किसको कहेंगे? जिसमें किसी भी लैंग्वेज के सारे वर्ड्स को अरेंज किया गया हो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है। तो वोकेबलरी किसको कहेंगे? किसी भी एक इंडिविजुअल की। जैसे मान लीजिए मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है, मान लीजिए मेरे मुझे 10,000 वर्ड्स पता है और आपको 5,000 पता है। ठीक है। तो अगर हम एक पर्सन की अलग अलग बात करें, एक एक पर्सन की, पर पर्सन की, तो हम उसको क्या कहते हैं? वोकेबलरी कहते हैं। समझ में आया बात? डिक्शनरी सारे वर्ड्स एक लैंग्वेज के, वो लैंग्वेज से कंसर्न है। और जो वोकेबलरी है वो एक पर्टिकुलर पर्सन से कंसर्न है। ठीक है। तो वोकेबलरी में क्या होता है? इंडिविजुअल या फिर वर्ड्स दैट अ पर्सन नोज। वो वर्ड्स जो क्या करते हैं, जो एक एक व्यक्ति जानता है, एक पर्सन जानता है। ठीक है। अगर हम किसी भी एक पर्सन के बारे में बात करें कि ये एक पर्सन इतने वर्ड्स जानता है, तो उसको हम वोकेबलरी कहेंगे। और सारे वर्ड्स की हम बात करेंगे किसी भी लैंग्वेज के, तो उसको हम डिक्शनरी कहेंगे। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। ठीक है। डिक्शनरी और वोकेबलरी में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। चलिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
किसी भी लैंग्वेज में हम किसी अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स को, वर्ड्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स होता है, लेटर्स को मिला के वर्ड्स बनते हैं। तो क्या हम किसी भी लेटर को अरेंज करके कोई वर्ड बना सकते हैं? नहीं। तो किसी भी लेटर को अरेंज करके कोई वर्ड बनेगा या नहीं बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके मीनिंग पे। ठीक है। तो अगर अरेंजमेंट ऑफ लेटर, अगर किसी वर्ड का मीनिंग है तो वो क्या है? वो एक वर्ड होगा। अगर किसी वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है तो वो क्या नहीं होगा? वो वर्ड भी नहीं होगा। ठीक है। जैसे मैं कहूं कि किल, यहाँ पे 4 लेटर को मिला के हमने एक वर्ड बनाया। क्या इसका कोई मीनिंग है? हाँ, इसका मीनिंग है। किल का मतलब मारना। ये एक मीनिंग दे रहा है, एक सेंस दे रहा है। ठीक है। तो क्या ये एक वर्ड हुआ? हाँ, ये क्या हुआ? एक वर्ड हुआ। लेकिन अगर मैं LKIL लिख दूं तो क्या इस वर्ड का कोई मीनिंग है? नहीं, इस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है। तो क्या हम इसको वर्ड कह सकते हैं? नहीं, हम इसको वर्ड कह सकते हैं, ये वर्ड नहीं है। ये वर्ड नहीं है। तो इतनी बात क्लियर है भाई कि वर्ड किसको कहते हैं। ठीक है। ऐसा अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स जिसका मीनिंग हो उसका वो वर्ड कहेगा, कहलाएगा, और ऐसा अरेंजमेंट ऑफ लेटर जिसका मीनिंग नहीं हो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है। सिंपल, इतनी बात ध्यान रखनी है। समझ में आई बात? चलिए, अगली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि किसी भी वर्ड के जो मीनिंग होते हैं बेटा, किसी भी वर्ड का जो मीनिंग होते हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना? ऐसा जरूरी नहीं है कि एक वर्ड का एक ही मीनिंग हो। किसी भी वर्ड के मीनिंग एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो उन एक से ज़्यादा जो मीनिंग्स होते हैं एक वर्ड के, एक वर्ड के जो एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं उन मीनिंग्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं बेटा लिटरल मीनिंग, और दूसरे को हम कहते हैं बेटा फिगरेटिव मीनिंग। एक होता है लिटरल मीनिंग, एक होता है फिगरेटिव मीनिंग। अब हम पता कैसे करेंगे कि लिटरल मीनिंग है उसका फिगरेटिव मीनिंग है? तो बेटा किसी भी वर्ड को जी की जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होती है, यानी कि कोई भी वर्ड जो ज्यादातर जिस अर्थ के लिए यूज किया जाता है, या हमें किसी वर्ड को सुनते ही जो उसका अर्थ सबसे पहले नजर आता है वही उसका क्या होता है? लिटरल मीनिंग होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, किसी भी वर्ड की एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जो होगी, या वो जिस मीनिंग में सबसे ज्यादा यूज होता होगा, या एज यूजुअल सामान्यतः वो जिस मीनिंग के लिए यूज हो रहा है वो उसका लिटरल मीनिंग होता है। और ये मीनिंग केवल एक होता है, ओनली वन। इतनी बात समझ में आई? जैसे अगर मैं एक वर्ड बोलूं बेटा सी, सी का मतलब होता है क्या? क्या आएगा आपके दिमाग में? क्या आएगा सी का मतलब? देखना। तो जो इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या हुई? देखना। ये कैसा मीनिंग हुआ इसका? लिटरल मीनिंग। ठीक है। समझ में आई? तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन लिटरल मीनिंग हुआ। फिगरेटिव मीनिंग क्या हुआ? एग्जैक्ट ट्रांसलेशन को छोड़ के बाकी जिन भी मीनिंग्स में कोई वर्ड यूज हो रहा है उन सबको हम फिगरेटिव मीनिंग कहते हैं। ठीक है ना? अदर देन लिटरल मीनिंग। जैसे सी का मतलब होता है देखना, और सी का एक दूसरा मतलब होता है मिलना। क्या मतलब होता है? मिलना। तो क्या मिलना, इसका जो मीनिंग है वो
यूजुअल है, सामान्यतः यूज होता है? नहीं। क्या ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, अगर मैं आपको सी कहूँ तो क्या एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आप उसकी मिलना बताओगे मुझे? नहीं, क्योंकि सी का जो यूज होता है ज्यादातर किस मीनिंग में होता है? देखने के मीनिंग में होता है, तो ये इसका लिटरल मीनिंग हुआ। और ये लिटरल मीनिंग से अलग है, तो ये कैसा हुआ? इसका फिगरेटिव हुआ। किसी भी वर्ड का जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हुई वो लिटरल मीनिंग, और उसके अलावा जितने भी ट्रांसलेशन हुई वो फिगरेटिव मीनिंग। यानी कि फिगरेटिव मीनिंग क्या हो सकता है? एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये मोर देन वन भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हो ही, लेकिन हो सकता है। ठीक है। लिटरल मीनिंग हमेशा एक रहेगा जो उसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन रहती है, फिगरेटिव मीनिंग एक से ज्यादा, कई सारे हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर है भाई? जैसे सी का मतलब देखना और सी का मतलब मिलना। ठीक है, इसको नोट कीजिए, मैं आपको इसके एग्जाम्पल दिखाता हूँ करके। सी की बात कर रहे थे भाई हम, तो दो सेंटेंस लिखता हूं मैं। आई सी दैट गर्ल वॉकिंग इन द मॉर्निंग एवरी डे। आई सी दैट गर्ल वॉकिंग इन द मॉर्निंग एवरी डे। तो यहाँ पे बेटा जो वर्ड है सी, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब देखना है, मिलना? मैं उस गर्ल को मिलता हूँ चलते हुए मॉर्निंग में, या मैं उस गर्ल को देखता हूँ वॉक करते हुए मॉर्निंग में रोज? तो इसका मतलब क्या आ रहा है? देखना। और ये क्या है? इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। और किसी भी वर्ड की जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? लिटरल मीनिंग। तो ये यहाँ पे अपने किस मीनिंग में यूज हुआ है? लिटरल मीनिंग में यूज हुआ है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, दूसरा अगर सेंटेंस में लिखूं, आई विल गो टू सी माई फ्रेंड इन हॉस्पिटल। आई विल गो टू सी माई फ्रेंड इन हॉस्पिटल। मैं क्या जाऊंगा? अपने यहाँ पे देखो सी आया है, तो वो क्या अपने दोस्त को हॉस्पिटल में सिर्फ देखने जाएगा, ऐसे खड़ा हो जाएगा और देखेगा बस उसको? देख देखने में क्या है भाई, वो तो पहले भी देखा है उसने। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसका मतलब है मिलने जाएगा। हॉस्पिटल में है यानी कि बीमार है, तो वहां पे उसको बीमार देखने नहीं जाएगा, वो उससे मिलने जाएगा, हालचाल पूछने जाएगा। तो यहाँ पे सी का मतलब क्या हुआ? मिलना। तो क्या मिलना सी का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है? नहीं, सी का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो देखना होती है। तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन यानी कि लिटरल मीनिंग नहीं है। लिटरल मीनिंग से अलग जितने भी मीनिंग्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? फिगरेटिव मीनिंग। वो सारे क्या होते हैं भाई? फिगरेटिव मीनिंग होते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो सी का किसी भी वर्ड के लिटरल मीनिंग और फिगरेटिव मीनिंग देख लोगे। अगर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन से अलग कोई भी मीनिंग निकल रहा है किसी भी वर्ड का, तो वो क्या है? वो उसका फिगरेटिव मीनिंग है। इतनी बात क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। हियर। हियर का जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होती है वो क्या होती है? जब मैं आपको कोई हियर का मतलब बताऊँ, हियर का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सुनना। हियर का मतलब क्या होता है? सुनना। और ये क्या होती है इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन? होती है ज्यादातर ये क्या होता है? इसी मीनिंग में यूज होता है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन किसी भी वर्ड की क्या होती है? लिटरल मीनिंग।
इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है बताओ बच्चों? सुनवाई करना। जो कोर्ट में होती है सुनवाई केस की, उसको भी क्या कहते हैं? हियर करना, हियरिंग। तो सुनवाई करना क्या है इसका बेटा? एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है नहीं। तो ये इसका कैसा मीनिंग हुआ? फिगरेटिव मीनिंग। ठीक है, जैसे आई हर्ड अ नॉइज, द जज इज हियरिंग हर केस। तो बेटा यहाँ पे है हियर और यहाँ पे है हियर। ठीक है, तो आई हर्ड अ नॉइज, क्या मैंने जो शोर की सुनवाई करी? नहीं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? सुनना। और सुनना इसका कैसा है बेटा? एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पे ये किस मीनिंग में है? अपने लिटरल मीनिंग में। अच्छा, हियर का मतलब तो सुनना होता है, लेकिन क्या ये कह सकते हैं उसका केस सुन रहा है जज? नहीं। यहाँ पे केस की क्या होती है? सुनवाई होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? सुनवाई करना। ठीक है, और सुनवाई करना इसका क्या एग्जैक्ट ट्रांसलेशन लिटरल मीनिंग है? नहीं। तो लिटरल मीनिंग से अलग जितने भी मीनिंग हुए वे कैसे हुए? सारे फिगरेटिव मीनिंग। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम इतनी बात में ना? चलिए, आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, कोई सजेशंस हो तो वो भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं। चलिए, देखिए वोकेबलरी को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 4 टाइप्स ऑफ वोकेबलरी। सबसे पहला क्या होता है बेटा? वर्ड फंक्शन एंड यूसेज। वर्ड फंक्शन एंड यूसेज। फंक्शन कहते हैं कार्य, क्योंकि जो वर्ड है वो क्या कार्य करता है और उसका यूज क्या है, उसके बेस्ड पे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी वर्ड को इस बेस्ड पे उसका डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप हुआ बेटा वर्ड ओरिजिन एंड फॉर्मेशन। वर्ड ओरिजिन एंड फॉर्मेशन। थर्ड क्या हुआ? वर्ड मीनिंग एंड नुआंसेस। नुआंसेस कहते हैं बेटा बारीकियों को। फोर्थ हुआ जनरल वोकेबलरी। जनरल वोकेबलरी। ठीक है, तो एक एक करके इन चारों तरह के वोकेबलरी को हम जानेंगे कि इनमें एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे वर्ड फंक्शन एंड यूसेज, कि वर्ड को उसके फंक्शन के बेस पे हम किस तरह से उसका डिवीजन कर सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं। फंक्शन का मतलब होता है कार्य। सेंटेंस, हम लैंग्वेज में सेंटेंसेस बोलते हैं, और सेंटेंसेस में वर्ड्स होते हैं, और उन वर्ड्स का उन सेंटेंस में कोई एक स्पेसिफिक काम होता है। कोई भी वर्ड एक सेंटेंस में एक स्पेसिफिक कार्य कर रहा होता है, और जो कार्य करते हैं वर्ड फंक्शन करते हैं उनका यूज क्या होता है किसी भी सेंटेंस में, उसके बेस पर हम वर्ड्स को कितने तरह से डिवीजन कर सकते हैं? 8 तरह से, जिनको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपने बेसिक सीरीज नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, सारे बेसिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसमें समझा दिए गए हैं। ठीक है, आगे जो
हम पढ़ेंगे उसके लिए, चाहे वोकेबलरी पढ़ें चाहे ग्रामर पढ़ें एग्जाम के लिए, वो बेसिक सीरीज आपके एकदम टिप्स पे होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, 8 यूसेज होते हैं, उसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और वो कितनी होती हैं बेटा, 8 तरह की होती हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, नाउन। और इसको, इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, ये क्या बताता है, नेम बताता है, किसी भी चीज के नेम बताता है। और इन नाउन्स को हम कहाँ पढ़ेंगे, इन नाउन्स को हम बेटा जब हम सिनोनियम एंटोनियम्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के प्लेस पर जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं भाई, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। इनको हम कहाँ पढ़ेंगे, इनको हम बेसिक में पढ़ चुके हैं और एडवांस में ग्रामर में पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी हमें पता चल जाएगा कि हम कौन सी चीज़ों को कहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा एडजेक्टिव। ये क्या करता है, क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। इसका फंक्शन क्या होता है, क्वालिफाई करता है नाउन को या प्रोनाउन को। इतनी बात क्लियर है भाई। चौथा यूसेज क्या होता है, वर्ब। इनको भी हम कहाँ पढ़ते हैं बेटा, ग्रामर में पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, वर्ब क्या होती है, ये क्या बताती है, कोई एक्शन बताती है। एक्शन किसको कहते हैं बेटा, काम को। या फिर क्या बताएगी, ये स्टेट, किसी भी चीज की अवस्था। ये दो चीज जो वर्ड बताते हैं उनको हम वर्ब कहते हैं। वर्ब में बहुत सारी चीजें लर्न करनी होती हैं, उनको हम अभी समझेंगे, पहले सारी पार्ट ऑफ स्पीच लिख लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ एडवर्ब। एडवर्ब क्या करती है, ये वर्ब को क्वालिफाई करती है। ये वर्ब को क्वालिफाई करने के साथ साथ एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर देती है, प्रीपोजिशन को भी, कंजंक्शन को भी। ठीक है, पूरे के पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर देती है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देती है, और खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देती है। इसके लिए आपको बेसिक्स में एडवर्ब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा जानने के लिए। सिक्स्थ प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या करते हैं, रिलेशन बताते हैं। किससे बताते हैं, अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन का अपने पहले आने वाले वर्ड से रिलेशन बताते हैं, ये इसका फंक्शन होता है। फिर आते हैं कंजंक्शन। प्रीपोजिशन भी हम ग्रामर में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्या, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, किसी भी वर्ड फ्रेज या क्लोज को कनेक्ट करते हैं। बेसिक में आप इन सब के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी डिटेल में हम उसको ग्रामर के कोर्स जो हमारा चल रहा है वहां पे पढ़ते हैं। फिर आता है इंटरजेक्शन। ये क्या बताता है, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताता है। क्या बताता है भाई, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इतनी बात क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम इतनी बात में, इसको लिख लीजिए। अब देखते हैं कि नाउन हम कहाँ पढ़ेंगे, ग्रामर में पढ़ेंगे, और जो बाकी हम सिनोनियम एंटोनियम्स में पढ़ेंगे। प्रोनाउन ग्रामर में पढ़ेंगे, हम एडजेक्टिव ग्रामर में पढ़ेंगे। वर्ब को का एक हिस्सा हमें वोकेबलरी में पढ़ना होता है, एक हिस्सा वर्ब का जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो याद करनी होती हैं, वो हम इसी बैच में पढ़ेंगे। जो लर्न करने वाली वोकेबलरी याद करने वाली स्पेसिफिक है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो हमें इस बैच में क्या करना है, एक तो वर्ब में होती हैं लर्न करने वाली चीज़ें जो हमें याद रखनी होती हैं वोकेबलरी, वर्ब। एक तो हम इस लेक्चर में वर्ब को पढ़ेंगे। एडवर्ब को हम ग्रामर में पढ़ते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं प्रीपोजिशंस में इंपॉर्टेंट लर्न करने वाली, तो उसको भी प्रीपोजिशन को इस बैच में पढ़ेंगे। कंजंक्शन को ग्रामर में पढ़ते हैं हम, इंटरजेक्शन को ग्रामर में पढ़ते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि वर्ब और प्रीपोजिशन में हम इस बैच में वोकेबलरी में क्या पढ़ने होते हैं और इनमें पढ़ने के लायक क्या होता है। ठीक है,
कि क्या इनमें ऐसी चीज होती है जो याद करने के लायक होती है। वर्ब जब हम पढ़ते हैं बेटा, तो वोकेबलरी के बेसिस पे मैं बात करूंगा, सिर्फ सिर्फ शब्दों की बात करूंगा। तो जो वर्ब होती हैं उसकी एक तो फॉर्म्स होती हैं, जो लर्न करने वाली चीजें हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। दूसरी बेटा एक चीज होती है वर्ब फ्रेज। ये फ्रेज, क्लोज, फॉर्म्स, इनका क्या मतलब होता है, ये बेसिक वाला बैच है, उसको बिना देखे समझ में नहीं आएंगे। वर्ड, फ्रेज, क्लोज बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, वहां पे जाके उसको समझिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है। फिर होती है बेटा फ्रेजल वर्ब। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं किसकी, वर्ब की। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब की। ठीक है, इतने, इसको आप नोट डाउन कीजिए। हेडिंग डालिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, कितनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं वर्ब की, 5 फॉर्म्स होती हैं। कितनी फॉर्म्स होती हैं, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, या फिर क्या कह देते हैं, अनचेंज्ड, जिसमें कोई भी चेंज ना किया गया हो। ठीक है ना, जिसमें कोई भी चेंज ना किया गया हो उसको हम क्या कहते हैं, अनचेंज्ड। और ये कैसी होती है भाई, ये होती है प्लूरल। और ये कौन सा टेंस बताती है, ये बताती है प्रेजेंट टेंस। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट फॉर्म। ठीक है, और ये क्या बताती है, पास्ट टेंस। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं परफेक्ट टेंस, परफेक्ट फॉर्म। और ये किस में यूज होती है, परफेक्ट सेंटेंसेस में। या परफेक्ट टेंसेस। एक होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म, या फिर आईएनजी फॉर्म। और ये किस में यूज होती है भाई, ये यूज होती है कंटिन्यूअस टेंसेस में, कंटिन्यूअस टेंस। फिर होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, और ये क्या होती है भाई, ये सिंगुलर होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, और ये भी किस में की जाती है भाई, प्रेजेंट टेंस में। किस में यूज की जाती है, प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि भाई जो वर्ब की फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म है वो हर वर्ड की सेम होती है। किसी भी वर्ड में आईएनजी लगा दोगे तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, और फिफ्थ फॉर्म एस ई एस लगा दोगे तो फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी, यानी कि सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, वेरी क्या करता है,
जो याद करने वाली चीज होती है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या होती है, चेंज होती है। अब देख लेते हैं भाई कैसे चेंज होती है ये, इतने को आप नोट डाउन करिए। जो वर्ब की फॉर्म है वो बेटा तीन तरह से चेंज होती है। कितनी तरह से? तीन तरह से चेंज होती है। कि अगर उसमें क्या हो, तीनों वर्ड सेम हो, सेम वर्ड हो, कोई मतलब कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कट, कट और कट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कट होती है, प्रेजेंट बेस फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म भी कटी होती है, और परफेक्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म वो भी कटी होती है। फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म सबकी सेम ही होती है, आईएनजी लगा दो तो फोर्थ फॉर्म, एस ई एस लगा दो तो फिफ्थ फॉर्म, तो वहाँ उसकी हम बातें नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा वर्ड, दूसरे तरह से चेंज होता है कि उसमें हम क्या लगा देते हैं, ईडी या ईएन लगा देते हैं। ठीक है, जैसे प्ले का क्या हो जाता है, प्लेड। और तो दूसरी तरह से कैसे चेंज हुई कि उसमें ईडी लग गया। ठीक है, और जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, तो इसमें क्या लगा भाई, ईएन लगा। तीसरी तरह से जो चेंज होगी बेटे, वो कैसे चेंज होगी कि वर्ड को पूरा ही रिप्लेस कर दिया जाएगा। वर्ड को पूरा ही क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। जैसे गो, वेंट, गोन, गो वेंट गोन। तो वर्ड क्या हो रहा है बेटा, कंप्लीटली रिप्लेस हो रहा है। इन तीन तरह से क्या होता है, किसी भी वर्ब की फॉर्म इन तीन तरह से बनाई जा सकती है। अच्छा, जो सबसे कॉमन तरह से बनती है वो बनती है ईडी लगाकर। क्या लगाकर, ईडी लगाकर सबसे कॉमन तरह से बनती है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा यही होती है। तो ये एक नॉर्मल है, उसके अलावा कुछ वर्ड्स सेम रहते हैं, कुछ वर्ड्स की ईएन लगा के बनती है, और कुछ वर्ड का कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है। तो हम इस बैच में सेम वर्ड वाली वर्ब को पढ़ेंगे, ईएन वाली को पढ़ेंगे, और कंप्लीट रिप्लेसमेंट जो रही है उन वर्ब्स को पढ़ेंगे। ऐसी फॉर्म्स को पढ़ेंगे जिनको हमें याद करनी है। इनको पढ़ने के बाद बाकी जितने भी वर्ड बचेंगे उन सब की वर्ड की फॉर्म कैसे बन जाएगी, ईडी लगा के। तो वहां लोड लेना ही नहीं है। ठीक है, स्मार्टली हम काम करेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे जो सेम वर्ड्स होते हैं, जैसे कट कट कट, जो ईएन लगा के हो रही हैं जैसे ब्रोकन, और जो कंप्लीट रिप्लेसमेंट वर्ड हो रहे हैं इस तरह से गो वेंट गोन। गो का वेंट हो गया, बिल्कुल अलग ही वर्ड हो गया। ठीक है, तो हम ये तीनों पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो भी बचेंगी सारी दुनिया की वर्ब वो कैसे चेंज हो जाएंगी, ईडी लगाकर चेंज हो जाएंगी जनरली। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको पढ़ने वाले हैं। तो इस बैच में हम वर्ब की इन फॉर्म्स को पढ़ेंगे, कंप्लीट सारी वर्ब की फॉर्म्स को नहीं पढ़ेंगे, इम्पॉसिबल है वो पढ़ना। ठीक है, और ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ इन तीनों को पढ़ लो, बाकी को ईडी लगा के बना दो, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, गधे वाली मेहनत हमें करनी नहीं है। समझ में आई बात? चलिए भाई, अब देखते हैं वर्ब फ्रेज और फ्रेजल वर्ब क्या होती है।
वर्ब फ्रेज एंड फ्रेजल वर्ब क्या होती है भाई? वर्ब फ्रेज एंड फ्रेजल वर्ब ये क्या होती है? देखो फ्रेज से मीनिंग हमें पता ही होता है, वर्ड फ्रेज क्लोज तीन चीजें होती हैं। फ्रेज का मतलब एक से ज्यादा वर्ड जब एक पार्ट ऑफ स्पीच बनने का काम कर रहे हैं तो वो फ्रेज है। यानी कि ये जो फ्रेज है ये भी वर्ब फ्रेज है, ये फ्रेज है वर्ब का काम कर रहे हैं, यानी कि एक से ज्यादा वर्ड मिलकर वर्ब बनने का काम कर रहे हैं। और यहाँ भी यही है कि एक से ज्यादा वर्ड मिलकर वर्ब बनने का काम कर रहे हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? देखो भाई, वर्ब फ्रेज और फ्रेजल वर्ब। इसमें अगर हम वर्ब फ्रेज की बात करें, वर्ब फ्रेज की अगर हम बात करें तो बेटा ये मिलकर बनती है किससे? हेल्पिंग वर्ब्स प्लस मेन वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब से। और जो मेन वर्ब का जो मीनिंग होता है बेटा, वो कैसे मीनिंग होता है? वो लिटरल मीनिंग में होती है। मेन वर्ब का मीनिंग कैसे होता है? लिटरल मीनिंग। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी फ्रेजल वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब मिलकर बनी होती है किससे भाई? वर्ब तो होती है, और वर्ब के साथ क्या हो सकता है? वर्ब के साथ प्रीपोजिशन हो सकती है, या फिर एडवर्ब हो सकती है, और या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। या तो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन मिलकर फ्रेज बना रही होगी, या वर्ब के साथ एडवर्ब हो सकती है, या फिर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों भी हो सकती है। और इसका मीनिंग कैसा होता है? इसका मीनिंग फिगरेटिव होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क। आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, यहाँ पे वर्ब क्या है भाई? हैव भी वर्ब है, बीन भी वर्ब है, और डूइंग भी वर्ब है। तो तीन वर्ड्स मिलकर एक वर्ब बनने का काम कर रहे हैं, तो ये वर्ब फ्रेज हुई। ठीक है ना। अब ये वर्ब फ्रेज है या फ्रेजल वर्ब है, इसका कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे डू का जो मतलब होता है वो क्या होता है? एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, डू की एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होती है करना। और ये मेन वर्ब हुई, और इसके पहले क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। तो हैव भी हेल्पिंग वर्ब और बीन भी हेल्पिंग वर्ब। तो ये एक तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब से मिलकर बनी है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब से मिलकर बनी है। और क्या इसका डू का मतलब करना है कि हाँ भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, या इतने समय से कर रहा था। ठीक है ना। तो डू का मतलब क्या आ रहा है? करना आ रहा है। ठीक है। तो यानी कि ये अपने लिटरल मीनिंग में भी आ रही है, और हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब से मिलकर बनी है। इस वर्ब फ्रेज में क्या आपको प्रीपोजिशन दिख रही है? नहीं। क्या इस वर्ब फ्रेज में आपको एडवर्ब दिख रही है? नहीं। क्या इसका मीनिंग फिगरेटिव है? नहीं। यानी कि वर्ब फ्रेज हुई है फ्रेजल वर्ब, ये हुई एक वर्ब, ये हुई एक वर्ब फ्रेज। इतनी बात क्लियर है भाई? है ना। चलिए इसको नोट कीजिए आप, मैं इसको रफ करता हूँ। अब आते हैं भाई फ्रेजल वर्ब पे। फ्रेजल वर्ब किससे मिलकर बनी होती है भाई? वर्ब के साथ क्या हो सकता है? ऐसा नहीं है कि आगे या पीछे ही हो, आगे भी हो सकता है पीछे भी। वर्ब के साथ क्या हो सकता है? प्रीपोजिशन, या फिर एडवर्ब, या वर्ब के साथ प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों भी मिलकर आ सकती है। जैसे एक फ्रेजल वर्ब हुई लुक आफ्टर। लुक का मतलब क्या होता है? देखना। आफ्टर का मतलब पीछे। तो इसका मतलब क्या हुआ? पीछे देखना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका और क्या मतलब होता है? एग्जैक्ट मीनिंग नहीं, यानी कि लिटरल मीनिंग इनका नहीं होता है। इसका मतलब होता है देखभाल करना। इसका मतलब क्या होता है? देखभाल करना।
और यहाँ पे ये क्या है बेटा, ये है एक वर्ब और आफ्टर क्या होती है प्रीपोजिशन। तो ये कैसी वर्ब हुई बेटा, ये हुई एक फ्रेजल वर्ब। क्यों? क्योंकि ये वर्ब के साथ प्रीपोजिशन मिली हुई है और एक अलग ही मीनिंग निकाल रही है। ना लुक का मतलब देखभाल करना होता, ना आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता, टू टेक केयर। ठीक है ना, समझ में आई बात? जैसे शी लुक्स आफ्टर हर ब्रदर इन एब्सेंस ऑफ हर पेरेंट्स। तो लुक आफ्टर ये वर्ब, ये क्या हुई बेटा, ये फ्रेजल वर्ब हुई एक। समझ में आई बात? लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। जैसे एक और होता है, क्या होता है भाई, पुट ऑफ। एक और एग्जांपल देख लें, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पुट का मतलब रखना, ऑफ का मतलब दूर दूर रखना। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पोस्टपोन, स्थगित कर देना। ठीक है ना, पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना किसी चीज को, टाल देना बाद के लिए। ठीक है, तो इसका ये कैसा मीनिंग है, फिगरेटिव मीनिंग है। और ये पुट क्या हुई, हमारी वर्ब हुई। और ऑफ क्या होती है, एडवर्ब। तो वर्ब के साथ एडवर्ब मिलके आ रही है और एक फिगरेटिव मीनिंग अपना जनरेट कर रही है, तो ये क्या हुई, फ्रेजल वर्ब हुई। इसलिए इनको याद करना जरूरी होता है। तो हम सारी फ्रेजल वर्ब्स क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल, दे डिसाइडेड टू पुट ऑफ द मीटिंग। तो ये पुट ऑफ क्या हुई बेटा, ये एक फ्रेजल वर्ब हुई। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब क्या निकल रहा है, पोस्टपोन। उन्होंने निर्णय लिया क्या करने का, मीटिंग को स्थगित करने का। ठीक है, चलिए दूसरी बात थी भाई, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में याद करने की कुछ चीजें होती हैं। जैसे प्रीपोजिशन दो तरह की होती हैं, एक होती है तीन तरह की। एक होती है फंक्शनल प्रीपोजिशन, जिसको हम कहाँ पढ़ते हैं, ग्रामर में पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी होती है भाई फिक्स्ड प्रीपोजिशन। और तीसरी होती है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये तीनों तरह के लिखे, फिर एक एक तरह से हम जानते हैं, या फिर लिख ही लेते हैं यहीं पे। तो अगर मैं कहूं इनमें डिफरेंस क्या होता है, अब हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले लिखो भी फंक्शनल प्रीपोजिशन। फंक्शनल प्रीपोजिशन, फंक्शनल प्रीपोजिशन कैसी प्रीपोजिशन होती है, देखो एक एग्जांपल मैं यहां लिखूं, द बोट इज सेलिंग डैश द करंट। और आपको मैं दूं इसको फिल करने के लिए ऑप्शंस, अलोंग द करंट, विद द करंट, और अगेंस्ट द करंट। ये तीन ऑप्शंस आपको दूं तो आप कौन सा फिल करेंगे? तो आप देखेंगे कि द बोट इज सेलिंग डैश द करंट, अगर इसमें अलोंग लगाएं तो ये भी ठीक है कि बोट सेल कर रही है, यानी कि सेल मतलब चल रही है। बोट के चलने को हम सेल करना कहते हैं। ठीक है ना, बोट को चलाने को सेल करना कहते हैं।
तो अगर बोट चल रही है तो अलोंग का मतलब साथ साथ चल रही है, किसी भी चीज़ के साथ साथ अगर हम पैरेलल चल रहे हैं तो अलोंग का यूज़ करते हैं। तो अलोंग द करंट यानी कि जो वो करंट के साथ साथ चल रही है, यानी कि अगर हम इस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो भी ये सही बैठ रही है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम करते हैं विद द करंट, यानी कि जो बोट चल रही है इसका भी मतलब सेम ही होता है, इनमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अलोंग द करंट का मीन्स होता है कि करंट के यानी कि धारा की गति के साथ ही बह रही है, अपने आप पुश नहीं कर रही। विद द करंट अगर हम लगाएंगे यानी कि बोट की अपनी भी गति है, धारा की सिर्फ दिशा में जा रही है और धारा से तेज जा रही है, ठीक है ना, करंट से तेज जा रही है, तो विद का प्रयोग करेंगे। बहुत छोटा सा माइनर सा जो है डिफरेंस है, बाकी इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अलोंग लगाएंगे तो ये भी अलोंग भी मीनिंग दे रहा है लगा के, यहाँ पे विद लगाएंगे तो विद भी ठीक है, विद भी मीनिंग दे रहा है। अगेंस्ट का मतलब होता है विपरीत, अपोजिट में। तो जो बोट सेल कर रही है, मान लिया करंट धारा इस तरह से बह रही है, बोट उल्टी तरह से ऐसे आ रही है, ठीक है। धारा मान लो इधर को जा रही है और हमारी जो बोट है ये इस साइड को जा रही है, तो ये अपोजिट हो गया। अगर करंट इधर जा रहा है, हमारी बोट भी जो है इधर ही जा रही है, तो ये विद या अलोंग हो गया। समझ में आई बात। तो यानी कि अगेंस्ट भी अगर हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं तो अगेंस्ट भी मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पे ये इन प्रीपोजिशन को हम क्या कहेंगे, फंक्शनल प्रीपोजिशन कहेंगे, यानी कि ये फिक्स नहीं है। जिस भी प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं वो अपना अलग मीनिंग दे रहा है। तो फंक्शनल प्रीपोजिशन में जब प्रीपोजिशन बदलती हैं तो उसके मीनिंग भी बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई एक ही प्रीपोजिशन यूज होगी। तो प्रीपोजिशन के इस तरह के यूज को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल। इस तरह की प्रीपोजिशन को हम फंक्शनल प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। ये फिक्स नहीं होती है। इतनी बात क्लियर हुई भाई। अगर प्रीपोजिशन बदलेगी तो मीनिंग भी बदलेगा। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि आपसे मैं यहाँ अलोंग लिख दूं, ठीक है। आपने सेंटेंस देखा कि सर ने लिखा हुआ है अलोंग द करंट, ठीक है। अब सेंटेंस में मान लो एरर में यहाँ लिखा आ गया अगेंस्ट, ये सेंटेंस सेम ही आया और यहाँ पे सिर्फ अगेंस्ट लिखा आ गया। तो अब क्या आप क्या करोगे कि भाई देखोगे कि सर ने तो अलोंग लिखा था, यहाँ पे अगेंस्ट है, यानी कि ये गलत है, उसको आप एरर माराओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अलोंग का अपना अलग मीनिंग था, अगेंस्ट का अपना अलग मीनिंग है, ठीक है ना। सही अलोंग भी है, सही अगेंस्ट भी है, सिर्फ मीनिंग में क्या है, डिफरेंस है। तो ऐसी प्रीपोजिशंस जो प्रीपोजिशन बदलने पर मीनिंग भी बदल जाता है, उनको हम फंक्शनल प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है भाई। चलिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी होती है भाई फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं, श्याम बिलीव्स डैश गॉड, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगी, प्रीपोजिशन आएगी। अगर मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस दूं, ए, ऑफ, बी, ऑन, सी, अलोंग, डी, इन, तो यहाँ पे आप कौन सी प्रीपोजिशंस को बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बिलीव है और बिलीव के साथ एक ही प्रीपोजिशन का यूज होता है, वो किसका होता है, इन का। तो हम खटाक से कह देंगे कि इन का यूज हुआ। तो क्या यहाँ पे ऑन लगा देंगे तो सही होगा, नहीं, गलत होगा। क्यों, क्योंकि बिलीव के साथ प्रीपोजिशन जो इन होती है वो फिक्स होती है, बिलीव आएगा तो इन ही आएगा, ठीक है ना। बिलीव के बाद अगर ऐसा ना होने कि जिसमें हम विश्वास कर रहे हैं, तो उसके बीच में उसको जो रिलेशन बताएगी विश्वास करने को और जिसमें विश्वास कर रहे हैं, उन दोनों के बीच जो रिलेशन बताएगी वो इन ही बताएगी। तो यहाँ पे क्या ही आएगा, इन ही आएगा। अगर यहाँ पे ऑफ लगा दिया हमने तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। क्यों, क्योंकि ये फंक्शनल प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पे एक ऐसी प्रीपोजिशन है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। तो बिलीव के साथ हमेशा क्या आएगा, इन आएगा। ऑफ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, अलोंग लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ऑन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, ये हमें याद करनी होती है। वो हमें फिलर्स में पूछ सकता है, एरर्स में पूछ सकता है, क्लोज टेस्ट में पूछ सकता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ये। तो जैसे एक पहली फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होगी, बिलीव इन, ठीक है। तो इस तरह से हमें इनको याद रखना होता है।
कि किस वर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स होती है। ठीक है, तो इनको भी हम सारी प्रीपोजिशंस को एक एक करके विद एग्जाम्पल विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीनिंग्स के साथ। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो फंक्शनल प्रीपोजिशन और फिक्स्ड प्रीपोजिशन में मतलब समझ में आया। आगे देखते हैं भाई प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशन फ्रेज, बेटा कुछ फिक्स फ्रेजेस होती हैं, ठीक है ना, जिनका क्या होता है फिगरेटिव मीनिंग होता है। ठीक है ना, और वो फ्रेजेस किससे स्टार्ट होती हैं, प्रीपोजिशन से स्टार्ट होती हैं। तो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होने वाली ऐसी फ्रेज जिसका क्या होता है, जिसका फिगरेटिव मीनिंग होता है, ऐसे फ्रेज को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रीपोजिशन फ्रेज कहते हैं। जैसा जैसे अगर मैं कहूँ कि एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच, तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूअसली, बिना ब्रेक के। एट एक प्रीपोजिशन है, एक आर्टिकल है, और स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना। तो क्या है इसका मीनिंग, खींचना है, खींचने पर नहीं। इसका मीनिंग क्या है, विदाउट ब्रेक, बिना ब्रेक के। यानी कि जो इसका लिटरल, जो इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है वो इसका मीनिंग नहीं है, जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है वो इसका मीनिंग नहीं है, और एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होती है लिटरल मीनिंग, वो है नहीं। तो उसके अलावा जितने मीनिंग होते हैं फिगरेटिव मीनिंग होते हैं। यानी कि ब्रेक का स्ट्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इस फ्रेज का मतलब विदाउट ब्रेक होता है या कंटिन्यूअसली होता है। तो ये जो इसका मीनिंग निकल के आया है ये इसके एग्जैक्ट ट्रांसलेशन से अलग है। इसका मतलब ये कैसा मीनिंग है, इसका फिगरेटिव मीनिंग है। ठीक है, तो ये फ्रेजेस भी हमें क्या होनी चाहिए भाई, पता होनी चाहिए। जैसे she read the entire book at a stretch, उसने पूरी बुक क्या पढ़ ली, एट अ स्ट्रेच, एक ही बार में पढ़ ली। ठीक है ना, विदाउट ब्रेक, एक ही बार में उसने क्या पढ़ ली, पूरी बुक पढ़ ली। ठीक है ना, एंटायर का मतलब पूरी, कंप्लीट। इतनी बात समझ में आई कि भाई प्रीपोजिशन फ्रेज कैसी होती है। सेकंड की बात करें, जैसे एग्जांपल फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है टेम्परेरीली। टेम्परेरीली मतलब नॉट परमानेंट, फिलहाल के लिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए फोर का मतलब के लिए, द एक आर्टिकल हुआ, टाइम का मतलब समय, बीइंग का मतलब होना। क्या इसका, इसमें से चारों वर्ड्स में से कोई से भी वर्ड का मीनिंग टेम्परेरीली है, नहीं, लेकिन फिर भी इस जो फ्रेज है इसका मीनिंग क्या आ रहा है, टेम्परेरीली। ठीक है, तो यानी कि जो टेम्परेरीली है ये इसका कैसा मीनिंग है, ये इसका फिगरेटिव मीनिंग है। एग्जाम्पल की बात करें, आई एम वर्किंग इन द ऑफिस फॉर द टाइम बीइंग। तो मैं स्कूल में काम कर रहा हूँ टेम्परेरीली, परमानेंट नहीं, थोड़े समय के लिए, अभी के लिए बस। ठीक है, तो समझ में आई फॉर द टाइम बीइंग का मतलब, ये प्रीपोजिशन से शुरू होने वाली ऐसी फ्रेजेस जिनका मीनिंग फिगरेटिव होता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं भाई, प्रीपोजिशन फ्रेज कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है इतनी बात। चलिए।
सेकंड देखते हैं भाई, वर्ड ओरिजिन एंड फॉर्मेशन। ओरिजिन कहते हैं जन्म को, जहां से कोई चीज निकली है, ठीक है ना। फॉर्मेशन कहते हैं बनने को, बनाने को, किसी भी चीज को फॉर्म करने को फॉर्मेशन कहते हैं। तो जो वर्ड है बेटा, वर्ड हम किसकी बात कर रहे हैं, इंग्लिश के वर्ड की, तो वो बने कहाँ से, ठीक है ना। बेटा जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पहले संस्कृत चला करते थे भारत में, उसके बाद धीरे 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 हिंदी बन गई संस्कृत का, ठीक है। तो संस्कृत में बेटा, जैसे हमारे यहाँ किसने जो कौन कौन लोग थे जिन्होंने, जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, पहले थे मुगल, ठीक है ना, ठीक। और दूसरे थे अंग्रेज। तो हमने देखा होगा कि हम जो बोलते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं, पहले मुगल आए, उन्होंने राज किया, तो उन्होंने अपनी भाषा इन्फोर्स की हमारे ऊपर। तो जो दूसरी, जब दो भाषाएं, दो अलग अलग लैंग्वेज के मिलने वाले लोग एक साथ बहुत ज़्यादा समय तक रहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि भाषाएं मिक्स हो जाती हैं, उनका क्या हो जाता है, वर्ड्स का आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश में बहुत सारे हमारे हिंदी वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे बरामदा, तो उसको वरांडा कहते हैं इंग्लिश में, तो वो उन्होंने हमारे यहाँ से वर्ड लिया हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर मैं पूछूं कि बाल्टी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये इंग्लिश, हिंदी का वर्ड नहीं है, ये किसका वर्ड है, ये अरेबिक वर्ड है, ठीक है। और आजकल हम देखते ही हैं कि शुद्ध हिंदी तो बोल ही नहीं पाता कोई भी, अनपढ़ से अनपढ़ भी इंग्लिश मिक्स करके बोलता है, ठीक है ना। तो इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज हो गई है। इसी तरह से जो इंग्लिश है उसमें भी कई सारी भाषाएं मिक्स हैं, और मेनली मेनली दो भाषाएं मिक्स हैं। तो जो ओरिजिन है इंग्लिश लैंग्वेज का, आप सबसे पहले तो बेसिक में जाके पढ़िए कि जो वर्ड एनाटॉमी है वो आप पढ़िए, ठीक है। उसके बाद यहाँ आइएगा। अब हम बात करते हैं रूट वर्ड्स की। तो रूट वर्ड, सफिक्स, प्रीफिक्स क्या होते हैं वो मैंने वहाँ बताए हुए हैं, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। रूट वर्ड्स ऐसा मिनिमम ऐसा वर्ड्स होता है, ऐसा छोटा छोटा वर्ड्स होता है, छोटे से छोटा मीनिंगफुल, जिसका ऐसा छोटा से छोटा वर्ड जिसका कोई मीनिंग होता है और जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसे वर्ड को हम रूट वर्ड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ अनहैप्पी, तो क्या ये अनहैप्पी एक रूट वर्ड है? नहीं। क्यों? क्योंकि अनहैप्पी को तोड़ा जा सकता है, अन प्लस हैप्पी, ठीक है। तो ये रूट वर्ड नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, अन प्लस हैप्पी। तो क्या अब अन रूट वर्ड है या हैप्पी रूट वर्ड है? तो बेटा अन का मतलब, अन का मीनिंग कुछ नहीं होता अकेले में। तो और रूट वर्ड के लिए जो हमारी शर्त है, कंडीशन है, वो क्या होनी चाहिए कि उसका मीनिंग भी होना चाहिए और उसको जो है फर्दर आगे और तोड़ा भी ना जा सके, यानी कि सबसे छोटा से छोटा होना चाहिए। तो ये सबसे छोटा तो है, लेकिन इसका क्या नहीं है, इसका मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग नहीं है तो ये रूट वर्ड नहीं हुआ। क्या हैप्पी का कोई मीनिंग होता है? हाँ, हैप्पी का मीनिंग होता है। क्या ये सबसे छोटा, इसको और तोड़ा जा सकता है? इसको और तोड़ा भी नहीं जा सकता। तो ये क्या हुआ बेटा, ये रूट वर्ड हुआ। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि भाई रूट वर्ड होने के लिए क्या होना जरूरी है, मीनिंगफुल होना जरूरी है, और स्मॉलेस्ट होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर ये दोनों शर्तें पूरी कर रहा है तो वो वर्ड क्या है, वो रूट वर्ड है, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए, तो जो इंग्लिश के जो रूट वर्ड होते हैं बेटा, इंग्लिश के तो हैं ही हैं, उसके अलावा और दो तरह के रूट वर्ड्स होते हैं। एक होते हैं बेटा लेटिन, और एक होते हैं ग्रीक। कुछ वर्ड जो लेटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, और कुछ वर्ड्स जो ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं, ठीक है। लेटिन लैंग्वेज से अगर मैं एक वर्ड की बात करूं, तो एक वर्ड होता है एक्वा। एक्वामैन मूवी देखी है? तो जो एक्वामैन में जो एक्वा है, वो बेटा यही एक्वा है, जो लेटिन लैंग्वेज का रूट वर्ड है एक्वा। इसका मीनिंग होता है वाटर, ठीक है ना, पानी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं। तो इंग्लिश में जब इसको हम यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली हम जो रूट वर्ड्स होते हैं उनको एग्जैक्टली इंग्लिश में यूज़ नहीं करते हैं, उनमें कुछ चेंजेस करके हम उनको इंग्लिश में अडोप्ट करते हैं। जैसे एक्वा का हो जाता है एक्वेटिक,
और भी बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, एक्वामैन, एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, यानी कि जो भी जल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वे सारी एक्वेटिक होती हैं। ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक में एक वर्ड एक होता है बायो। बायो जो वर्ड है बेटा वो ग्रीक का वर्ड है, ठीक है ना। नॉर्मली हम यूज नहीं करते एग्जैक्ट ग्रीक या लेटिन रूट्स, लेकिन बायो का यूज होता है एग्जैक्ट भी, ठीक है। बायो से बना है जैसे बायोलॉजी, और ये एक इंग्लिश का शब्द बन गया, तो हम चेंज करके उनको क्या करते हैं, इंग्लिश का शब्द बनाते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम सारे रूट वर्ड्स पढ़ेंगे बेटा, हम सारे लेटिन रूट्स पढ़ेंगे, सारे ग्रीक रूट्स पढ़ेंगे इस अपने बैच में, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है बेटा, रूट वर्ड्स क्लियर हुए। उसके अलावा प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होते हैं बेटा, रूट वर्ड्स से पहले लगाए जाने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। एडिड टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। उसका क्या करने के लिए भाई, मीनिंग चेंज करने के लिए। जैसे हैप्पी जो है बेटा, ये प्रीफिक्स है या रूट है, तो अभी हमने देखा कि हैप्पी का मतलब होता है, मीनिंग होता है, और ये सबसे छोटा भी है, इसको और तोड़ा भी नहीं जा सकता। तो ये रूट बनने की सारी शर्तों को क्या कर रहा है भाई, कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसा वर्ड हुआ, ये बेटा एक रूट वर्ड हुआ। तो अगर मैं इसमें लगा दूं एक प्रीफिक्स, पहले इस वर्ड के पहले अन लगा दूं, अनहैप्पी, ठीक है, तो यहाँ पे रूट के पहले मैंने एक वर्ड लगा दिया, रूट के पहले कुछ भी लगाएंगे तो वो क्या होगा, वो प्रीफिक्स होगा, और ये क्या है, रूट है। और ये जो प्रीफिक्स हमने लगाया क्यों है, इसका मीनिंग चेंज करने के लिए। और ये अन जो है, प्रीफिक्स जो अन है, अन क्या है, एक प्रीफिक्स, ये क्या करता है, ये मीनिंग को चेंज कर देता है, अपोजिट कर देता है, या फिर कह दो कि निगेटिव, निगेटिव कर देता है कि हैप्पी खुश और अनहैप्पी ना खुश, तो इसने क्या कर दिया, मीनिंग को निगेटिव कर दिया। तो इस तरह से हम सारे प्रीफिक्सेस को पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। उसके अलावा एक होते हैं सफिक्सेस। सफिक्सेस क्या होते हैं, एडिड टू द एंड ऑफ द वर्ड। सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स वर्ड के पहले यूज होते हैं मीनिंग चेंज करने के लिए, और सफिक्स क्या होते हैं, वर्ड के बाद यूज होते हैं। एडिड टू द एंड ऑफ द वर्ड टू चेंज इट्स पार्ट ऑफ स्पीच। जो बेटा प्रीफिक्स हैं वो मीनिंग चेंज करते हैं, और जो सफिक्स हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच 8 होती है, यानी कि नाउन का वर्ब बना देंगे, वर्ब का नाउन बना देंगे, नाउन का एडजेक्टिव बना देंगे, एडजेक्टिव का नाउन बना देंगे, ठीक है। तो ये सारे हम प्रीफिक्सेस सफिक्सेस इसमें पढ़ेंगे। जैसे एक सफिक्स है लेस, नेस, एक सफिक्स क्या है, नेस, ये क्या है बेटा, सफिक्स है। और ये क्या बनाने के काम करता है, ये एडजेक्टिव को क्या बना देता है, एडजेक्टिव को नाउन बना देता है, मीनिंग सेम होता है। जैसे लेजी, लेजी एक कैसा वर्ड है, LAZY, लेजी का मतलब होता है क्या, सुस्त, ठीक है ना। लेजी का मतलब होता है सुस्त, तो इस वर्ड का मीनिंग है क्या, इसको और तोड़ा जा सकता है, नहीं। तो इसको, ये स्मॉलेस्ट है और इसका एक मीनिंग भी है, तो ये कैसा वर्ड हुआ, ये रूट वर्ड हुआ। अगर मैं इसमें एक सफिक्स जोड़ दूं, और ये क्या है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ले की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये एक एडजेक्टिव है,
और ये एक रूट वर्ड है। अगर मैं इसमें एक सफिक्स जोड़ दूं नेस, तो ये क्या बन जाएगा? लेजीनेस। और नेस लगा दिया तो नेस क्या बना देता है? एडजेक्टिव को नाउन बना देता है, तो ये क्या बन गया? अब नाउन बन गया। मीनिंग जो है वो क्या है? सेम है। मीनिंग क्या है? सेम है। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है भाई? तो हम सारे क्या पढ़ेंगे? सफिक्सेस पढ़ेंगे। हालांकि सफिक्सेस मैंने आपको बेसिक्स में वर्ड एनाटॉमी में मैं लिखवा चुका हूं। ठीक है, इसको हम एक दूसरे तरीके से और देखेंगे क्लैरिटी के लिए। ठीक है, थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए इसको हम थोड़ा सा और जानेंगे। तो बात करते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स की। तो जो बेटा प्रीफिक्स है वो कहाँ आता है? वर्ड के पहले। बिगिनिंग में आता है। और ये क्या चेंज करता है? ये मीनिंग चेंज करता है। जो सफिक्स है ये वर्ड के एंड में, लास्ट में यूज होता है। और ये क्या चेंज करता है? ये पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करता है। ठीक है, और इन तीन दोनों के बीच में होता है, ये शुरू में होता है, ये एंड में होता है, और इन दोनों के बीच में होता है रूट, रूट वर्ड। ठीक है, एक बार आप फिर भी वर्ड एनाटॉमी के क्लास बेसिक्स के बेसिक कोर्स में जाकर जरूर देखें। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगले होते हैं कंपाउंड वर्ड्स। इसको मैं रिफिल कर लेता हूँ। कंपाउंड वर्ड्स। combining two or more than two words to form a new word. Combining two or more than two words to form a new word is called compound word. दो या दो से ज्यादा रूट वर्ड्स को मिलाकर एक शब्द, एक वर्ड को बनाने को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट किससे मिलके बना है? टूथ और पेस्ट से, दो वर्ड्स हैं ये। और ये दोनों रूट वर्ड्स हैं, दोनों का अपना एक मीनिंग होता है और दोनों ही स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं। तो दो रूट वर्ड्स को या दो वर्ड्स को मिलाकर जब हम एक वर्ड बना देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड्स।
जैसे बास्केटबॉल। बास्केटबॉल एक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक बास्केट और एक बॉल। बास्केट का मतलब मीनिंग होता है बाल्टी, और बॉल का मतलब होता है बॉल, और दोनों ही क्या है, रूट वर्ड्स हैं, स्मॉलेस्ट हैं और मीनिंगफुल हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई भाई। चलिए नेक्स्ट नोट कीजिए। थर्ड टाइप, वर्ड मीनिंग एंड नुआंसेस। वर्ड मीनिंग एंड नुआंसेस, सबसे पहले आता है सिनोनियम। सिनोनियम कैसे वर्ड्स को कहते हैं भाई, वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स। वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग, ऐसे वर्ड, ऐसे दो वर्ड्स जिनका मीनिंग क्या हो, सेम, उनको क्या कहते हैं हम, सिनोनियम कहते हैं। ठीक है, जैसे हैप्पी, हैप्पी का क्या हो जाएगा भाई, जॉयफुल। तो हैप्पी और जॉयफुल दोनों का मतलब खुश होता है, तो ये क्या हुए भाई, सिनोनियम हुए। दूसरा होता है एंटोनियम। एंटोनियम, वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स, ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग क्या होता है, अपोजिट होता है। वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग, ऐसे मीनिंग जिनका ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे हॉट का अपोजिट क्या होता है, कोल्ड। तो ये क्या हुआ, हॉट कोल्ड का एंटोनियम हुआ, और कोल्ड हॉट का एंटोनियम हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, होमोफोन्स। इसको नोट डाउन कर लीजिए। सिनोनिम एंटोनियम हम पढ़ने वाले हैं इस बैच में बहुत अच्छे तरीके से। होमोफोन्स, ठीक है, ये किस तरह के वर्ड्स होते हैं भाई, वर्ड्स दैट साउंड द सेम, words that sound the same but have different meanings. And spellings, ऐसे वर्ड्स जो साउंड तो सेम करते हैं, अगर हम उन वर्ड्स को सबको बोलेंगे तो वे एक ही तरह से बोले जाएंगे, लेकिन उनके मीनिंग में और स्पेलिंग में क्या होगा, डिफरेंस होगा। जैसे वर्ड्स होते हैं, एक देयर, THERE देयर, THEIR देयर, और दे अपोस्ट्रोफी RE देयर। इन तीनों का जो साउंड है बेटा वो क्या है, सेम है, सेम साउंड निकल रहा है, कोई से भी को भी पढ़ लो, साउंड क्या है इनका, सेम है। लेकिन इनका मीनिंग और जो स्पेलिंग है, क्या है, स्पेलिंग अलग देख रहे हैं, मीनिंग अलग देख लेते हैं कैसी होती है। तो देयर क्या है बेटा, एक एडवर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है, एडवर्ब बनती है, और क्या बनती है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ये हम बाद में पढ़ लेंगे, ज़्यादा टेंशन मत लेना, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम इनको पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे
विल यू प्लीज सिट देयर, तो क्या तुम कृपया प्लीज वहां पर बैठ जाओगे। तो ये देयर क्या हुआ बेटा, यहाँ पे एडवर्ब हुई। ठीक है, देयर ये क्या होता है, एडजेक्टिव। दे ऑलवेज माइंड देयर बिजनेस, और ये क्या होता है बेटा, ये होता है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव को इधर लिख लेना, उसके बाद एग्जाम्पल लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे देयर क्या कर रहा है, बिजनेस की विशेषता बता रहा है। बिजनेस हुआ बेटा नाउन, नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव। दे आर क्या होता है, ये दे प्लस आर प्रोनाउन और वर्ब, इसकी कॉन्ट्रास्टेड फॉर्म होती है, छोटी फॉर्म। ठीक है ना, दे आर को, दे आर को हम दे आर, दे अपोस्ट्रोफी आर भी लिख सकते हैं। दे और आर को हम दे अपोस्ट्रोफी आर भी लिख सकते हैं, जैसे दे आर डूइंग दे आर डूइंग एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे जो दे आर है वो प्रोनाउन प्लस दे प्लस आर से मिलकर बना है। ठीक है, तो समझ में आई बात। जिनके साउंड सेम होता है लेकिन मीनिंग्स और स्पेलिंग्स में डिफरेंस होता है, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लोज टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, ये एरर्स में पूछे जा सकते हैं, ये फिलर्स में पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको भी हम कंप्लीट होमोफोन्स जितने भी होते हैं उन सबको हम बहुत अच्छे तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों मीनिंग्स के साथ एग्जाम्पल और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ उनको हम करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अगला देखिए भाई, होमोनियम्स। होमोनियम्स क्या होते हैं भाई, वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग। वर्ड्स दैट आर pronounced and spelled the same but have different मीनिंग। वर्ड्स जो क्या करते हैं, जो प्रोनाउंस किए जाते हैं, यानी कि बोले भी सेम जाते हैं और उनकी स्पेलिंग भी क्या होती है, सेम होती है, लेकिन वर्ड्स में क्या, लेकिन मीनिंग्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे बैट, बैट के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है बेटा क्या, बर्ड होती है क्या, चमगादड़, ये क्या होती है, बर्ड। दूसरा क्या होता है बेटा, टूल होता है, इससे क्या होता है, क्रिकेट खेलने, जो क्रिकेट खेलने वाला बल्ला होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको भी हम बैट ही कहते हैं। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग भी सेम है दोनों, जब हम चमगादड़ कहेंगे जब भी बैट ही कहेंगे, और जब हम टूल कहेंगे यानी कि बल्ले की बात करेंगे जब भी हम बैट ही कहेंगे। तो इसको बोला भी सेम जा रहा है और इसको स्पेलिंग भी इसकी जो है दोनों में सेम है, लेकिन मीनिंग्स क्या है बेटा, अलग है। इतनी बात समझ में आई। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला लिखे भाई, ईडियम एंड फ्रेजेस। ईडियम एंड फ्रेजेस ये क्या होते हैं, ये एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशंस विद फिगरेटिव मीनिंग।
ये कैसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका मीनिंग कैसा होता है, जिनका फिगरेटिव मीनिंग होता है। ठीक है, तो फिगरेटिव मीनिंग मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होती है वो इनका मीनिंग नहीं होता है, वर्ड कुछ और मीनिंग कुछ। ठीक है ना, फ्रेज में वर्ड का मतलब कुछ और उनका अर्थ कुछ और ही निकलता है। ठीक है ना, जैसे किक द बकेट। किक द बकेट, किक द बकेट का मतलब, किक का मतलब लात मारना, बकेट का मतलब बाल्टी, तो बाल्टी को लात मारना हो गया इसका मतलब तो। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, टू डाई, मरना। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, मरना। अब क्या डाई, मरना, इन वर्ड्स में से किसी का मीनिंग है, नहीं। ठीक है, क्या मरना इस एक्सप्रेशन में किसी एक शब्द का भी मीनिंग है, नहीं। यानी कि ये अपने लिटरल मीनिंग में नहीं है, किसमें, फिगरेटिव मीनिंग में है। ठीक है, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम, इडियम एंड फ्रेजेस। तो इस तरह के सारे इडियम फ्रेजेस इंग्लिश हिंदी मीनिंग के साथ, एग्जाम्पल के साथ और प्रैक्टिस सेट के साथ हम सोल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको लेक्चर्स पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।